हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधों में तनाव। इसके पहले मैं आपातकाल टॉपिक पूरा कर चुका हूं। साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों को बहुत डिटेल से पूरा किया है। तो आपने वो सारे लेसन नहीं देखे तो जरूर देखिए, तभी ये आगे का क्वेश्चन है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है मेंस में, ठीक है, कि केंद्र राज्य संबंधों के तनाव के कारणों को स्पष्ट करिए, तो तो अभी तक आप वो सारे लेसन देखे होंगे तो आपसे खुद एक क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं देखे तो जरूर देखिए, यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की, आ जाएगा आपको समझे। तो पहला कारण है केंद्र और राज्यों के आपसी जो संघर्ष हो रहे हैं संबंधों में, पहला कारण है राज्यपाल के पद का होना। देखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और उसको राज्यपाल को राष्ट्रपति के अंदर ही कंट्रोल में ही काम करना पड़ता है। जैसे प्रसाद बोलते, प्रसाद पर्यंत काम करना पड़ता है। जब राष्ट्रपति चाहे हटा सकता है, जब चाहे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए राज्यपाल किसके कंट्रोल में है? राष्ट्रपति के। अब राज्यपाल जब राष्ट्रपति के कंट्रोल में है तो किसकी बात मानेगा? केंद्र सरकार की। इसलिए राज्यों के सक्षम में चुनौती हो जाती है, और ये सबसे अधिक विवाद का मुद्दा होता है राज्यपाल। चाहे आप किसी भी राज्य में देखो, सरकार को बनने से लेकर सरकार के गिराने तक, ठीक है, ये सारा राज्यपाल का विवाद का कारण बना रहता है। केंद्र का कठपुतली भी, इसका जो राज्य इसका विरोध करते हैं उसे केंद्र की कठपुतली बोलते हैं। सत्ताधारी दल का केंद्र का एजेंट। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल आपका कि केंद्र में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, और जो भी कोई ऐसा राज्य होगा जहां सरकार किसी और की है, और राज्यपाल किसका होगा? वो केंद्र सरकार का होगा। तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपने ही किसी वरिष्ठ, जैसे जो नेता होते हैं जो रिटायर हो चुके या जो चुनाव हार गए, उनको राज्यपाल बनाते हैं। तो वो जो भी काम करेगा केंद्र सरकार के पक्ष में या केंद्र सरकार के हित में ही काम करेगा, राज्यों के हितों की अनदेखी करेगा। तो इसीलिए राज्यपाल का पद विवाद का पद बना रहता है, चाहे वो नियुक्ति हो चाहे उसका ट्रांसफर हो, सब कुछ केंद्र के कंट्रोल यानी राष्ट्रपति के कंट्रोल में होने की वजह से। दूसरा केंद्र राज्य संबंध का प्रमुख विवाद का कारण है आर्टिकल 356। बहुत डिटेल से आपातकाल में बता चुका हूं। आर्टिकल 352, 356 और 360 जरूर देखिए। इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं किसी राज्य में। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो वहां की जो विधायिका होती है उस राज्य की भंग हो जाती है, और वहां का शासन राष्ट्रपति के कंट्रोल में, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा चलाए या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके राज्यपाल वहां का शासन चलाता है, राष्ट्रपति सॉरी। तो राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो राज्य की विधायिका खत्म हो जाएगी और केंद्र सरकार शासन वहां का ले लेगी। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं यदि झूठे कारणों से लगा दिया जाए या जानबूझ के केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार जो केंद्र में आज बैठी है, और जिन राज्यों में दो दल की सरकार नहीं, जैसे आज केंद्र में बीजेपी है लेकिन अन्य कोई ऐसा स्टेट जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी क्या कर सकती है? 356 का उपयोग करके वहां की सरकार गिरा सकती है, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको, मतलब मैं किसी दल का विरोध या पक्ष नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, उसको दूसरे स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट की जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, मान लीजिए एग्जांपल, बिना बीजेपी वाला स्टेट है, मान लीजिए एक एग्जांपल एमपी। एमपी के 22 विधायक हैं, इनमें से मान लीजिए कुछ विधायकों को कैसे भी करके इस्तीफा दिला दिया। अब वहां पे किसी भी दल को यदि क्या ना मिले बहुमत, तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और उस राष्ट्रपति शासन में उस राज्य का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। तो ये फायदा होता है, इसलिए कई बार ऐसा भी सरकारें करती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का जो अगला कारण है वो है केंद्र सरकार की शक्ति जो राज्यों को निर्देश देना। जैसे कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या पैदा होती है तो केंद्र सरकार क्या करती है? कोई आदेश देती है कि आप ऐसा करो। यहाँ तक कि जैसे सीआरपीएफ यानी जो केंद्र सरकार के जो रिजर्व फोर्स होती है उनको उस राज्य में भेज देती है, ताकि वहां का कानून व्यवस्था ना बिगड़े, वहां की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे। अन्य कोई केंद्र सरकार का कोई संस्थान है, कोई संपत्ति है जो नुकसान होने की संभावना है, तो उसकी सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बलों को केंद्र सरकार भेज देती है। तो राज्य क्या करते हैं? इस बात का विरोध करते हैं, और राज्यों का मानना होता है कि जानबूझ के केंद्र सरकार अपने सुरक्षा बलों को भेज के हमारी शासन व्यवस्था को बदनाम कर रही है, बिगाड़ रही है, ताकि आने वाले चुनाव में क्या हो? हम लोग हार जाएं।
तो सही भी हो सकता है और कई बार झूठ भी हो सकता है। तो ये भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश और निर्देश न फॉलो कर पाने पे कानून व्यवस्था बिगड़ने में केंद्र द्वारा अपने सुरक्षा बलों को राज्यों में भेजना भी कहीं ना कहीं विवाद का कारण बना रहता है। और ये बहुत सारे राज्य नहीं चाहते कि केंद्र सरकार अपने सुरक्षा बलों को हमारे यहाँ भेजे। ओके, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं 3 है इस समय वर्तमान में, IAS, IPS और IFS, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इनके जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। यानी इनकी नियुक्ति और इनका प्रशिक्षण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है। ओके, लेकिन इनको एक काम किसके लिए कर रहे हैं? राज्यों के लिए भी कर रहे हैं। तो जब इनकी नियुक्ति, इनका प्रशिक्षण केंद्र सरकार ने किया है तो ये किसके कंट्रोल में काम करेंगे? केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करेंगे, केंद्र सरकार के कहने से काम करेंगे। सो कई बार ये जो केंद्र सरकार के एजेंट बोलते हैं, कई राज्य इनको क्या बोलते हैं, IAS, IFS, IPS को, कि ये केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। राज्यों की स्वायत्तता का हनन होता है इससे। तो हमें ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं चाहिए, राज्यों का ये कहना है। तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण है। केंद्र राज्य द्वारा वित्तीय नियंत्रण। देखिए, वित्तीय नियंत्रण में क्या होता है? राज्य के पास वित्त संसाधन बहुत कम होते हैं। सारा वित्त संसाधन केंद्र के पास होता है, राज्य के पास कम होते हैं। और लेकिन राज्य के पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कल्याण हो, कुछ भी, सारी जिम्मेदारियां राज्य के पास होती हैं। लेकिन धन, वित्त के स्रोत उसके पास कम होते हैं। जब वित्त के स्रोत कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव तो संबंधों में बढ़ेगा। जैसे, लेकिन अब जो GST की व्यवस्था की गई है तो उसमें केंद्र को भी बराबर महत्व है और राज्य को भी बराबर, यहाँ तक कि राज्यों को तो इसमें मद में ज्यादा कुछ फायदा भी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था अब कुछ इस समस्या का तो समाधान करने में सहायता मिलेगी, केंद्र राज्य वित्तीय नियंत्रण से जो समस्याएं पैदा होती। ठीक है, अगला जो तनाव का कारण है, आर्थिक आयोजन संबंधी मतभेद। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे केंद्र सरकार जब पैसे का वितरण करती है राज्यों को, तो वित्त आयोग, जो अभी वित्त आयोग पढ़ेंगे, आ सकता है एग्जाम में, तो वित्त आयोग के अकॉर्डिंग क्या होती है? बांटती है। लेकिन केंद्र सरकार जब राज्यों को पैसा बांटती है तो केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा नहीं करती, राज्यों से ये नहीं पूछती कि आपको कितना पैसे की जरूरत है, किस योजना के लिए, क्या, सिर्फ बांट देती है बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी पूछे। आर्थिक साधनों की वैसे भी राज्यों के पास कमी है और फिर उनसे कोई जितनी आवश्यकता है उतना उनको पैसा भी ना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही। औद्योगिक नीति में केंद्र का नियंत्रण, जो औद्योगिक नीतियां बनती हैं उसमें भी केंद्र सरकार का दखल रहता है, तो ये भी केंद्र और राज्य संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव पैदा करता है। केंद्र का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, इस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, जिस दल की सरकार है केंद्र में, तो जिन भी राज्यों में उस दल की सरकार होगी जो केंद्र में सरकार है, तो कहीं ना कहीं उन राज्यों को फायदा मिलता है। और जो ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकार अलग दल की है जो केंद्र में है उससे, तो उन राज्यों को हो सकता है केंद्र का उतना सहयोग न मिले जितना मिलना चाहिए। तो ये भी केंद्र और राज्यों में कहीं ना कहीं संबंध को तनावपूर्ण बनाएगा। यदि राज्य में विपक्षी दल की सरकार है, यानी जो दल केंद्र में है वही दल यदि राज्य में नहीं है, तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान में केंद्र सरकार जानबूझकर देरी करेगा ताकि राज्य की स्थिति खराब हो और अगले इलेक्शन में वो राज्य की जो सरकार है वो हार जाए और जो केंद्र में दल है वही दल सरकार में आ जाए। तो कई बार ऐसा भी किया जाता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है तनाव को बढ़ाने के लिए। कई बार जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो क्या देखती है, जो केवल अपना हित देखे। यदि कोई ऐसी पार्टी आए जो केवल अपना हित देखे, यानी कोई बुंदेलखंड क्षेत्र में एक ऐसी पार्टी आ जाए जो सिर्फ बुंदेलखंड से संबंधित मतलब रखे, ना उसे राज्य के हित से संबंधित हो ना देश के हित से, तो ऐसी पार्टियां भी कई बार केंद्र और राज्यों में तनाव पैदा कर देती हैं। अगला है राज्य विधायकों की केंद्र द्वारा हस्तक्षेप और जानबूझकर विलंब करना। कहने का मतलब है कि देखिए, मैंने आपको वहां विधायी संबंध जब देखोगे तो क्या होता है कि कोई राज्य की जो विधानसभा है उसने कोई कानून पारित किया, वो कानून कोई विधेयक पारित किया, वो विधेयक कानून कब बनेगा? कानून बनने के लिए उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर करने हैं।
लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि उसमें हस्ताक्षर न करके यदि उसको ऐसा लगे कि ये केंद्र सरकार के संबंध का विषय है जिसमें फलाने राज्य ने क्या बना दिया, कानून बना दिया, तो ऐसे विधेयक को वो केंद्र सरकार के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। तो कहीं ना कहीं यदि राज्य ने वो ऐसा कानून इसलिए बनाया था कि उसे उसका फायदा मिले, लेकिन राज्यपाल ने उसमें हस्ताक्षर करने की बजाय उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति भी यदि अपोजिट पार्टी है केंद्र में और उस राज्य में दूसरी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार क्या करेगी, कोशिश करेगी कि राष्ट्रपति इसको रोक कर रखे या इसको वापस ही न करे या जानबूझ के विलंब करे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान में भारतीय राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं संघर्ष का कारण बनी हुई। तो एक बार रिवीजन यहाँ देख लीजिए, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण क्या है, राज्यपाल का पद, आर्टिकल 356 या इसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर अपने फोर्स अपनी भेज देना राज्यों में, ये भी तनाव पैदा करता है। अखिल भारतीय सेवाएं भी पैदा करती है तनाव, केंद्र द्वारा वित्तीय नियंत्रण ज्यादा होना, केंद्र के पास वित्तीय संसाधन ज्यादा होना, राज्य के पास जिम्मेदारियां अधिक और संसाधन कम होना, आर्थिक आयोजन संबंधी मतभेद, कई बार राज्यों की जरूरतों के अनुसार उन्हें पैसा नहीं मिलता, ना उनके साथ केंद्र विचार विमर्श करता कि आपकी क्या समस्या, क्या रिक्वायरमेंट है, और इससे भी जटिल होती जाती है समस्या और तनाव बढ़ता है। केंद्र का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, यदि अलग पार्टी केंद्र में है अलग पार्टी राज्य में है तो कई बार समस्या बन जाती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का नियंत्रण, कहने का मतलब जो आकाशवाणी और दूरदर्शन इनमें केंद्र सरकार का नियंत्रण, वो जैसी चाहे वैसी न्यूज चला सकती है किसी राज्य के विरुद्ध, किसी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध, तो ये भी कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को बिगाड़ता है, तनाव पैदा करता है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, कई बार क्षेत्रीय दल अपने फायदे के लिए राज्य और देश के हित को नकार देते हैं। राज्य विधेयकों में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप और जानबूझकर क्या करना, विलंब करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से संबंध को हमने देख लिया कि तनाव होने के क्या कारण है। अब यदि तनाव है तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में जो तनाव है उन तनावों को कम करने के लिए कौन कौन से सुझाव आप देंगे, या ऐसे सुझाव दीजिए जो केंद्र राज्यों के बीच संबंधों को, तनाव को कम कर सके। तो आप पहला सुझाव यही देंगे कि केंद्र की, जैसे राज्य की मैंने कहा कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती 3 सूची होती है, तो कई बार क्या कहा जाता है कि राज्यों की शक्तियां कम है, राज्य कमजोर स्थिति में, तो कुछ ऐसी शक्तियां समवर्ती सूची से उठा के राज्यों को दी जाए कि राज्यों की भी स्थिति बेहतर हो जाए और शक्ति संतुलन बने, तो थोड़ा बहुत तनाव कम हो सकता है। फिर कहा जाता है कि राज्यों के पास जिम्मेदारियां बहुत है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जिम्मेदारी राज्यों के पास बहुत है, यदि जिम्मेदारी है तो उतना उसे वित्तीय स्रोत भी चाहिए, तो इसलिए लचीले वित्तीय स्रोतों को बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि राज्य अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा सकें और केंद्र और राज्यों के बीच तनाव को कम किया जा सके। अगला है केंद्र द्वारा वित्त वितरण में मनमानी को खत्म करना, यानी केंद्र जितना चाहता है जिस राज्य को देता है। मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसी पार्टी की सरकार है, तो हो सकता है वो सरकार उस राज्य को ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा ऋण या अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, परामर्श है दे, लेकिन दूसरे राज्य जहां उस दल की सरकार नहीं है तो उपेक्षा करे, जानबूझ के देरी करे, वहां की व्यवस्था संचालन में हस्तक्षेप करे। तो एक कुछ ऐसी चीजें, यानी कि केंद्र द्वारा वित्त वितरण में मनमानी ना हो, राज्यों की आर्थिक समस्या हल करने के लिए गैर राजनीतिक समितियों का गठन होना चाहिए, यानी किसी राज्य में सच में कोई आर्थिक समस्या है तो राजनीतिक समिति का गठन ना हो, गैर राजनीतिक समिति का गठन हो, तो हो सकता है उसके हल किया जा सके। ठीक है, राज्यपालों को स्वविवेकी अधिकार, यानी जितना अधिक नियंत्रण राष्ट्रपति का राज्यपालों में इतना नहीं होना चाहिए, कुछ अधिकार राज्यपालों को ऐसे भी दिए जाने चाहिए जो कि राज्य के हित में हो, तो वो स्वयं निर्णय ले सके, ना कि बार बार राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करे। केंद्र राज्य सूची पर नियंत्रण कम हो, यानी केंद्र का जो राज्य सूची के विषय में है नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य सूची यानी सिर्फ और सिर्फ राज्यों को ही हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे आपातकाल राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पे पूरी तरह हस्तक्षेप केंद्र सरकार करता है, तो कुछ मामलों में जो हस्तक्षेप की शक्ति है इसको आप अच्छे से देखिए, विधायी संबंध में और कार्यपालिका संबंध जो मैंने डिस्कस किए थे उस वीडियो में बहुत डिटेल से इसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पॉइंट नंबर 6 के लिए वो सारे लेसन देखें, वहां के भी क्वेश्चन लिखें और वो मेंस में पूछे जा सकते हैं। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी राज्यों के नियंत्रण में होते हैं।
देखिए अभी क्या होते हैं, केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, तो एक कोशिश करनी चाहिए कि अखिल भारतीय IAS IPS जो राज्यों के लिए काम कर रहे हैं तो कम से कम उनको राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, तो राज्यों की बात भी मानेंगे और राज्यों के हित में भी काम करेंगे, तो ये भी एक सुधार किया जाए। यानी जो हमने समस्याओं के कारण देखे ना, जो हमने तनाव के कारण देखे ना केंद्र और राज्य के, उन तनाव को आप दूर करिए तो समस्या समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति को उचित सलाह के लिए संवैधानिक सलाहकार समिति बनाई जाए, ताकि राष्ट्रपति को उचित और अनुचित के बारे में सलाह दे और राष्ट्रपति को ये बताए कि क्या उचित है, राज्यों के हित में क्या है, कि आपको कैसे राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करना है, राज्यपाल के निर्देश का कैसे पालन करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव कम किया जा सकता है, ताकि संविधान और राज्यों के हित में बात की जा सके। ठीक है, इसके बाद जब हमने देख लिया कि केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के क्या कारण है, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने केंद्र राज्य संबंध कंप्लीट कर लिए हैं, आप पिछले 2 वीडियो जरूर देखिए। अब यदि आपने केंद्र राज्य संबंध कंप्लीट कर लिए तो एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि केंद्र राज्य संबंधों की विशेषताएं बताइए, यानी केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध है, इसकी विशेषता आपको लिखने को आ सकता है। तो पहली विशेषता बताओगे, अभी तक जो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध हमने जो पढ़े हैं 2 लेसन में पिछले, तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि केंद्र सरकार शक्तिशाली है। यदि केंद्र सरकार शक्तिशाली है तो उसकी वजह भी पता होनी चाहिए। तो वजह है आपातकाल के उपबंध होना, वित्तीय संसाधन केंद्र के पास ज्यादा होना, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होना, केंद्र के पास अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर नियंत्रण होना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती हैं राज्य से। तो एक तो हमें पहली विशेषता मिल गई कि शक्तिशाली केंद्र है हमारे यहाँ। ठीक है, और उस शक्तिशाली केंद्र होने के कारण आप इतने सारे बता सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो फिर इनका भी आप डिटेल लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। और एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आती है तो आप सिर्फ हेडिंग लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगला है राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं के समतुल्य। देखिए जो नगर पालिका होती है ना, वो राज्यों पर पूर्णतः नियंत्रण होती है, यानी जो अपनी नगर पालिका होती है, स्थानीय स्वशासन होता है, वो किसके नियंत्रण में होता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार जितना उनको देती है स्वायत्ता, जितना उनको वित्तीय अधिकार देती है, वो उतना ही उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम राज्यों की स्थिति केंद्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्रों की तुलना में राज्य की भी वही स्थिति है कि वो पूरी तरह केंद्र पर निर्भर रहता है। आप समझिए, जैसे नगर पालिकाएं पूरी तरह राज्य पर निर्भर रहती हैं, उसी प्रकार राज्य पूरी तरह केंद्र पर निर्भर रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो राज्यों की स्थिति नगर पालिका के समान है, एक ये भी विशेषता हुई। ठीक है, सहकारी संघवाद, जहां सहकारी संघवाद मतलब है जहां केंद्र सरकार की सहकारी संघवाद की अवधारणा है, और इस अवधारणा में जहां ऊपर हमने लाइन लिखी केंद्र सरकार शक्तिशाली है, तो दूसरी ओर ऐसा भी है कि राज्यों को भी अलग विषय दिए गए हैं, राज्य के अपने विषय हैं, और सामान्य स्थितियों में सिर्फ आपातकाल को आप छोड़ दोगे तो ज्यादातर हिस्से में यही होता है कि केंद्र सरकार राज्यों के विषय में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसे बोलते हैं सहकारी संघवाद, यानी केंद्र सरकार अपने विषय में काम कर रही है, राज्य सरकार अपने विषय में काम कर रही है, दोनों एक दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सामान्य स्थिति यही होती है और इसीलिए इस स्थिति को बोलते हैं सहकारी संघवाद, जो कि आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघ की आत्मा एकात्मक है, आपातकाल को छोड़ दें। यदि एक विशेषता हमने ये भी देखी है, एक विशेषता ये भी देखिए कि भारतीय संघ की आत्मा एकात्मक हो जाती है आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, वित्तीय आपात की स्थिति में, यानी 352, 356 और 360 जब लागू हो जाता है तो भारतीय संविधान एकात्मक का मतलब होता है पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है, राज्यों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। आपात की स्थिति में राज्य पूर्णतः नियंत्रण में आ जाते हैं संघ सरकार के। तो ये सारी विशेषताएं हमें जो निष्कर्ष निकाला है, हमने तनाव देख लिए, केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव क्यों है, इन तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नए राज्य का भी गठन हुआ है, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है, केंद्र राज्य संबंधों में हमेशा तनाव रहता है, कई राज्य केंद्र सरकार NRC का विषय भी देख लो, कई राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो कभी भी इसमें मेंस में आपको आंसर लिखने को प्री में आपको मल्टीपल चॉइस में फैक्ट बेस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ, आप इसको जरूर अच्छे से लेके आंसर राइटिंग करें, पिछले लेसन देखें। ओके, और किस सब्जेक्ट में आपको चाहिए ये लेसन आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।